अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर मुक़्तदिर खान साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू जी, और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, बोनजूरनो। अब तो थैंक अहलन यू। व सहलन भी बोलना पड़ेगा। चलिए। सही है सर, लोग और भी यूट्यूब पे लिखते रहते हैं, आप ये भी बोला करें, आप वो भी बोला करें। मैंने कहा फिर मेरा आधा शो उसी में निकल जाएगा। खुश लेकिन सर आमदीद। हाँ, वही ना सर, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। लेकिन जी। सर आज हम बात करेंगे ये जो टर्की और उसके साथ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट किया है, और अगर मैं यहाँ पे ये दिखा पाऊँ ख्वाजा आसिफ साहब का, उनका भी एक स्टेटमेंट इस वक्त बड़ा वायरल है सोशल मीडिया पर, और कहा यही जा रहा है उनकी तरफ से भी कि इस्लामिक नेटो बनाने की तैयारी करनी चाहिए। और इस तरह से सर क्या हो सकेगा या इससे फायदा क्या होगा? तो पहले तो मैं सुना कि आप लोग एक तराना भी गा रहे हैं इसको लेके, नहनु जमीअन वाहिदुन कहकर, यानी हम सब एक हैं। हम्म, हम्म, तो पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब को बोलिए कि भाई, एक हदीस है, वो हदीस के मुताबिक जो जो सहाबा थे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास, वो इतने परेशान थे कि हुजूर कहते थे कि अपने पड़ोसियों के साथ इतना अच्छा सलूक रखो, कि वो डर रहे थे कि द प्रॉफिट या इस्लामिक लॉ में, विल में, यानी आपकी जो विल होती है मरने पर, उसमें पड़ोसियों का हक आ जाएगा। दे वर अफ्रेड दैट द प्रॉफिट विल से, जब मरोगे तो 2%, 5%, 10% पड़ोसियों के लिए भी छोड़ दिया करो। दे थॉट कि इतने ज़्यादा हुकूक थे नेबर्स के। तो ख्वाजा आसिफ को कहिए कि भाई, आप पहले इस्लाम को एडवोकेट करने से पहले थोड़ा पढ़ लें उसके बारे में, तो आप वो जो हुकूक हैं नेबर्स के, वो अफगानिस्तान पे लगाएं, फिर बिल्कुल। बात करें। ये हाँ। झगड़े झगड़े जो कर रहे हो, प्लस इंडिया से जो झगड़ा है आपका, डू यू रियलाइज कि इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री? तो आप ये छोटे मोटे मुस्लिम कंट्रीज के पास क्या जा रहे हो? इंडिया के पास 25 करोड़ मुसलमान हैं। तो आप थोड़ा, आप लोगों के पास आजकल मुझे लगता है कि बच्चे पैदा करने का बुखार चढ़ा हुआ, इसलिए आगे हो गए पाकिस्तान और इंडोनेशिया। सो इफ यू वांट टू रियली यू बिलीव इन मुस्लिम यूनिटी वगैरह, तो दिखाए ना आप, और यूनिटी के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता। इफ यू वांट टू बी फ्रेंडली विथ योर रिश्तेदार, यू विल हैव टू लिसन टू देयर बकवास। टॉलरेट, यू हैव टू टॉलरेट देयर बकवास बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल, आपको अजीब अजीब बातों का बर्दाश्त करना पड़ता है, अजीब अजीब हाँ। आदतें आदतें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आई थिंक दे आर गेटिंग कैरिड अवे कि दे मैनेज टू पुल दिस डील ऑफ। एक अफवाह फैली हुई है, और मैं साफ बता देता हूँ आपके सुनने वालों को कि ये अफवाह है, और मेरे पास कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आई सस्पेक्ट कि इट कुड बी ट्रू। कि आपको याद है, मैंने शायद आपके भी शो पे कहा था कि ये जो मक्का जो डिफेंस जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन होने से पहले, एक हफ्ता पहले या 4-5 दिन पहले, ये 4 फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात अम्मान में हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के आसिफ इसाक दार थे, हाकान फिदान थे, और वो प्रिंस सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर फैसल वो भी थे, और इजिप्ट के भी फॉरेन मिनिस्टर थे। तो ऑब्वियसली उनको तो कहे होंगे ना कि अगले हफ्ते वी आर गोइंग टू साइन दिस मक्का, तो उनको बुलाया क्यों नहीं गया? तो बात सर्कल्स में ये बात फैली हुई है कि पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर फेक इंटेलिजेंस शेयर किया इजिप्ट के साथ, और इजिप्ट ने वो फौरी अमेरिका के साथ शेयर कर लिया और इजराइल के साथ शेयर कर लिया उसने, इसलिए चेक उन्होंने करने के लिए, चेक करने के लिए ऐसा किया चेक जाए। करने के लिए। तो पहले तो आपने दूसरे मुसलमान पे शक किया, राइट, और वो निकला मतलब ट्रूली शेडी। तो आप सोचिए, आप अगर इजिप्ट का पहला रिएक्शन वाज टू रन टू इजराइल विद दैट इंटेलिजेंस, तो आप हाउ कैन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, राइट? तो इसलिए दे आर सेइंग कि कुछ स्ट्रक्चरल कंडीशनल टेक्निकलिटीज कह रहे हैं, हकान फिदान वो चेक कर रहे हैं। तो अगर आपने वो जो थोड़ी बहुत जो पब्लिक नॉलेज में खबरें हैं अबाउट द कंडीशंस ऑफ द अग्रीमेंट, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि जो पहले माहिदे हुए हैं उसको ये ओवरराइट नहीं करेगा।
और इट विल नॉट ऑब्लिट, मतलब जो नस जो कहते हैं ना एब्रोगेट, वो एब्रोगेट नहीं करेगा पिछले कमिटमेंट्स ऑफ दीज कंट्रीज, ये उसके साथ साथ चलेगा. सो ए लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि इट इज़ अबाउट टर्की, कि टर्की जो नेटो का मेंबर है, by becoming a member of the Makkah Pact, Turkey is not giving up its NATO membership. इनफैक्ट टर्की बहुत अच्छी पोजीशन में है. अगर आपको अब टर्की पे हमला करोगे तो नॉट ओनली आपको नेटो से लड़ना पड़ेगा, बल्कि आपको पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से भी लड़ना पड़ेगा. लेकिन दैट कंडीशन ऑल्सो अप्लाइज टू पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की डील, बट ऑल्सो टू इजिप्ट इजराइल अग्रीमेंट. अगर इजिप्ट आता है तो इजिप्ट के जो अग्रीमेंट्स हैं, सिक्योरिटी की गारंटीज हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कमिटमेंट है वो इजराइल के साथ, वो तो एब्रोगेट नहीं होगा. तो फिर आप कैसा इजिप्ट को इस्तेमाल करोगे, कैसा यूएई को इंक्लूड करोगे, कैसा बहरीन को करोगे, ये इब्राहिम अकॉर्ड्स के पूरे कंट्रीज को आप कैसा इंक्लूड करोगे इन द मक्का अकॉर्ड? ये तो भागेंगे डैडी के पास रिपोर्ट कार्ड लेकर ना. सो इट, ये मतलब ये ऑर्डिनरी जो पब्लिक, बेवकूफ़ पब्लिक होती है ना, जैसा इंडिया में मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट दे के लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई. जो बेवकूफ़ लोग उस तरह की चीज़ों को देख के खुश होते हैं, उनके लिए ये इस तरह की मतलब आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब की बयानात है. इट्स नॉट अ सीरियस पॉलिसी स्टेटमेंट. लेकिन सर एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम ये सब ईरान के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, ईरान का कोई अटैक नहीं होगा, 32 कंट्रीज हम और ले आएंगे, ऐसा भी टर्की के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ का स्टेटमेंट था. तो ये फिर किसके लिए? अगर ईरान के लिए नहीं, ईरान से बचने के लिए नहीं, तो क्यों बना रहे हैं? देखिए, देयर आर टू थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट. आप वो बड़ा वाला छोड़ दें जो ख्वाबी पुलाव है, क्योंकि ओआईसी है, क्या कर लिया ओआईसी? कुछ नहीं. अरब लीग है, अरब लीग तो बाकायदा इट इज द सेम अग्रीमेंट. देखिए, all of these are modeled on Article 5 of NATO. Attack on one country will be deemed as attack on all countries. आपने एक पे हमला करा, ऐसा लगेगा जैसा. तो अगर आप समझते हैं कि पोर्चुगल छोटा सा मुल्क है, हम उसको कब्जा कर लेंगे, अगर आप पोर्चुगल पे हमला करें तो यू विल डील विद द यूएस एंड फ्रांस एंड जर्मनी एंड बरतानिया, जिसमें से 3 न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस करते हैं. सो इट इज़ मॉडल ऑन दैट. इसको कलेक्टिव अग्रीमेंट, कलेक्टिव सिक्योरिटी कमिटमेंट कहते हैं. तो अरब लीग ने 1950 में ये साइन किया था. लेकिन आप उसके बाद से देख लीजिए, 1950 के बाद कितने अरब मुल्कों पे हमले हुए. इसराइल ने लेबनान पे 4-5 बार कर दिया. किसी अरब मुल्क ने गया बचाने के लिए? ईरान के अलावा कोई सपोर्ट नहीं करता है लेबनान को. फिर इराक पे यूएस का हमला हुआ. जब यूएस का हमला इराक पर हुआ 2003 में, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो अरब लीग का था उसको तो ट्रिगर नहीं किया. इनफैक्ट मेनी अरब कंट्रीज हेल्प द यूएस अगेंस्ट इराक. 2003 की बात कर रहा हूँ, नॉट 1990 की. तो 2003 का जो यूएस का अटैक था वो तो जो फेक प्रोपागेंडा पे था ना, मतलब वो न्यूक्लियर वेपन्स, इसराइल को धमकी, ये बातों पे था. लेकिन उस वक्त जो जीसीसी के मुल्क थे, उन्होंने 10,000 की फौज जमा करके इराक के बॉर्डर पे खड़ा कर दी थी, इन केस इराक रिटेलिएटेड अगेंस्ट कुवैत, बदले में ये एंटिसिपेट कर. तो जीसीसी का एक ही एग्जांपल है जहां पे म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कुछ ट्रिगर किया. बट इट वाज नॉट अगेंस्ट ए नॉन मुस्लिम, इट वाज अगेंस्ट अनदर मुस्लिम कंट्री, अगेंस्ट अनदर अरब कंट्री. समझे ना आप? तो वो बात है. तो अब ये वाई डू वी एक्सपेक्ट कि ये उससे ज़्यादा मजबूत होगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रही. क्योंकि ये अग्रीमेंट साइन होने के 10-11 घंटे बाद ही हूतीज़ ने सऊदी अरेबिया पे हमला किया, बॉर्डर पे कई लोगों को ज़ख्मी किया, उनका एक रिफाइनरी पर अटैक किया. तो हूतीज़ का मुसलसल अटैक हो रहे हैं ना. तो आपका पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की जो अग्रीमेंट है दैट इज़ नॉट किकिंग इन, और ना ये मक्का अग्रीमेंट हैज़ किक्ड इन. तो मैं ये सवाल कमर चीमा से पूछा, भाई आप क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो सऊदी अरेबिया को? हूतीज़ तो जो चाहे वो कर रहे हैं. तो उन्होंने एक बेतुका सा जवाब दिया मुझे ये कहकर कि इट इज़ अ नॉन स्टेट एक्टर है हूतीज़. तो जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का अग्रीमेंट है दैट इज़ बिटवीन कंट्रीज़.
मैं बोला ये तो अगर ये बात है तो सऊदी अरेबिया को अटैक करने का आसान तरीका है कि आप एक मिलिशिया क्रिएट कर दे और फिर वो मिलिशिया अटैक करेगा। अगर इराक को सऊदी अरेबिया पे हमला करना है and not fight with Pakistan, then all they have to do is create a militia, that militia Badr militia कहकर वो अटैक कर देगा सऊदी अरेबिया पे। ये कोई बात हुई? doesn't make sense. सिक्योरिटी सिक्योरिटी, किसी से भी आए डेंजर, या तो कोई मुल्क आए या कोई नॉन स्टेट एक्टर हो या स्पेस से एलियंस आओ, तो क्या स्पेस से एलियंस आए तो क्या पाकिस्तान नहीं लड़ेगा इनके लिए? सो दैट इज द क्वेश्चन कि हाउ सीरियस ये कमिटमेंट्स है। देखिए ये मुल्क अपने माहदे पब्लिक नहीं करते, जैसा कि अगर आप गूगल करें नेटो आर्टिकल 5 आपको दिख जाएगा क्या है, वी नो व्हाट इट इज, बट इनका क्या है स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। वी डोंट नो व्हाट एल्स इज देयर इन दिस अग्रीमेंट, व्हिच इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग आल्सो टू सम एक्सटेंट। बट देखिए जो डिटरेंस होता है ना आरजू, जंग कोई नहीं लड़ना चाहता अनलेस यू आर टोटली स्टूपिड, यू डोंट वांट टू फाइट अ वॉर। तो व्हाट यू वांट टू डू इज आप अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाएं, जैसा कि आप बहुत बड़ी फौज आपके पास है। वो बड़ी फौज इसलिए नहीं है कि आप लड़ना चाह रहे हैं, इसलिए कि अगर आप मुझे हमला करो तो मैं तुम्हारे हाथा पैर तोड़ दूंगा, तबाह कर दूंगा। सो कोई आपको हमला ही नहीं करेगा अगर आपके पास बड़ी फौज है। सो यू लिव इन पीस। तो उसको डिटरेंस कहते हैं, इनकेपेबिलिटी डिटरेंस। लेकिन अगर आप अलायंसेस भी बनाते हैं, सो फॉर एग्जांपल चाइना सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताइवान पे हमला नहीं कर रहा है क्योंकि उसको डर है कि अगर वो ताइवान पे हमला करेगा तो अमेरिका से भी लड़ना पड़ेगा। तो जो ताइवान पॉलिसी है अमेरिका की, इट इज एक्टिंग एज ए डिटरेंस अगेंस्ट चाइना। तो ये जो मेका अकॉर्ड है, विल इट एक्ट एज ए डिटरेंस? कल अगर इंडिया ऑपरेशन सिंदूर को एक्टिवेट करना चाहता है और पाकिस्तान पे हमला करता, तो विल इंडियन प्लानर्स, वॉर प्लानर्स थिंक अरे वेट ए मिनट, इफ वी अटैक पाकिस्तान इट इज लाइक अटैकिंग टर्की एंड सऊदी अरेबिया, डू वी वांट टू अटैक ऑल थ्री ऑफ देम? अगर ये बात उनके दिमाग में आ रही, देन दिस मेका अकॉर्ड इज वर्किंग एज ए डिटरेंस। अगर ये बात नहीं आ रही इंडियन रेसर, वो तो बोलते रहते हैं वो आईसीबी है कुछ भी, नो वन केम टू हेल्प पाकिस्तान सो वी कैन अटैक पाकिस्तान अगेंस्ट, सो देन इट इज नॉट अ डिटरेंस, देन नोबडी इज टेकिंग इट सीरियसली। तो मुझे लगता है जब तक कि कोई टेस्ट ना करे इसको, इट विल नेवर बिकम अ सीरियस इशू। दूसरी चीज ये है कि अगर आप लेट्स से कि आइंदा 5 मिनट में आप स्पेन पे हमला कर दें, रॉकेटें मार दें स्पेन पर, तो जो नेटो का आर्टिकल 5 है दैट हैज टू बी ट्रिगर्ड कि हाँ उसको कोई डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, राइट? कि आप फोन करें एंड देन वो नेटो की समिट हो, एंड हो सकता है कि आधे घंटे में सब दे अनाउंस कि यस दिस इज एन अटैक ऑन, क्योंकि वो अभी तक एक बार ही हुआ 9/11 के वक्त नेटो का आर्टिकल 5। लेकिन बट आपके मिसाइल्स अगर आ रहे हैं ऑन स्पेन, वो आर्टिकल 5 ट्रिगर होने से पहले जो नेटो के फोर्सेस ऑलरेडी है वो आपको रोक लेंगे। पेट्रियट मिसाइल्स जो जर्मनी में है, जो स्पेन में भी है, टर्की में भी है, दे विल ब्लॉक योर मिसाइल्स, विच मीन्स नेटो विल स्टार्ट डिफेंडिंग स्पेन इवन बिफोर आर्टिकल 5 इज ट्रिगर्ड। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि नेटो कमांड है, नेटो की बाकायदा फौज है, देयर इज ए नेटो कमांडर, देयर इज ए नेटो जनरल सेक्रेटरी है, उनकी ब्यूरोक्रेसी है, उनकी फौजें हैं, उनकी मिलिट्री। तो जब तक ये मक्का अग्रीमेंट की एक फौज ना बने, एक मतलब वो अब वो धीरे धीरे लगेंगे, कई साल लगेंगे, उनकी एम्बेसी भी बनेगी, उनकी सेक्रेटरीट बनेगी, उनका जनरल्स आएंगे, सो देयर विल बी जनरल्स हु आर कमांडर्स ऑफ द मैकन अग्रीमेंट फोर्सेस। तो जब वो क्रेडिबल बनेगा, यू नो, सो सोचिए फॉर एग्जांपल कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर अगर एक 2000 की फौज तैनात है जिसमें 1000 सऊदी हो और 1000 टर्क्स हो, एंड इफ इंडिया अटैक्स देन इट इज एक्चुअली किलिंग टर्क्स एंड साउदीज, तो वॉर हो जाएगी ना। सो देन दैट बिकम्स क्रेडिबल। जब तक तो ये बस गाने गाते रहिए। लेकिन सर मुझे बड़ा पसंद आया, इट्स एन अरबिक बट इट्स वेरी नाइस। जी हाँ। अच्छा, मैंने अभी नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं, मैं चेक करूंगी शो के बाद। लेकिन सर अगर पाकिस्तान पर अटैक होता है जैसे अफगानिस्तान की तरफ से हो ही रहा है, तो ऐसे में तो सऊदी अरब कुछ नहीं कह रहा, टर्की भी कुछ नहीं कह रहा, तो फिर ये जो ख्वाजा आसिफ साहब बार बार कहते हैं और ज़ाहिर डिफेंस मिनिस्टर है, इनका कहना बनता है
कि जी नहीं वो सारी इस्लामिक कंट्री इधर आ जाएंगी, सब जैसे हमें बचाने को आ जाएंगे, तो कोई भी नहीं आया सर, किसी ने स्टेटमेंट तक नहीं दिया। मतलब ये डील तो सिर्फ फ्राइडे को साइन हुई ना, तो उसके बाद से तो किसी के नहीं, ऊपर सऊदी अरब से तो पहले भी था ना, वो तो डिफरेंट एग्रीमेंट है ना, वो सऊदी का जो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट है, मेरे ख्याल से दैट डज नॉट इंक्लूड, आई डोंट इवन नो कि वो किसके खिलाफ है, राइट। फॉर एग्जांपल कि अगर पाकिस्तान के वजह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है इंडिया में, जिसके वजह से इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, so is Saudi Arabia going to support Pakistan's policies of cross border terrorism? नहीं ना, they are not interested in that. So there must be some conditionalities कि वो इसलिए वो पब्लिक नहीं है ना अग्रीमेंट, कि जो अग्रीमेंट हुआ है उसमें ये भी हो सकता है कि अगर आप गंदगी करें जिसकी वजह से आप पे हमला हो रहा है, देन वी विल नॉट बी कमिटेड टू योर सिक्योरिटी। आई एम श्योर ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है कि दे में टॉक अबाउट ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स पे नहीं करेंगे हम, जो नया कुछ अगर हो देन उस पे दिस विल किक इन, या सऊदी कमिटमेंट मे नॉट बी मिलिट्री कमिटमेंट, इट माइट बी फाइनेंशियल कमिटमेंट, इंटेलिजेंस शेयरिंग, सो दैट्स वाई वो फाइन प्रिंट हमको समझ में नहीं आ रहा है, दैट हैज टू बी मेड पब्लिक। देखिए अगर फाइन प्रिंट पब्लिक हो जाता है तो फंस जाते हैं ना मुल्क। देखिए फाइन प्रिंट में अगर लिखा हुआ होता कि सऊदी अरब विल डिफेंड पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान की तरफ से हमले होते हैं और सऊदी अरेबिया डज नॉट डिफेंड पाकिस्तान, तो लोग हंसेंगे ना सऊदी अरब के ऊपर, और फिर ये मक्का वाला जो डील बनती इसको तो कोई सीरियस लेगा ही नहीं, अगर वो नहीं कर रहे हो तो आप ये क्यों करोगे। बट देर आर, तो प्रॉब्लम ये है कि देखिए इफ़ यू गो फॉर सम इम्पॉसिबल गोल्स, जो छोटे गोल्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, सो देर आर स्मॉलर गोल्स ऑल्सो इन दिस अग्रीमेंट, जिसमें फॉर एग्जाम्पल जो तुर्की की सबसे बड़ी डिफेंस डील है वो सऊदी अरेबिया के साथ हुई है, जिसमें वो बायकार क्या उनके ड्रोन्स, वो लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ड्रोन्स वो सऊदी अरेबिया को बेच रहे हैं। इससे दोनों का फ़ायदा हो रहा है, एक सऊदी अरेबिया के पास कैपेबिलिटीज़ आ गई हैं, डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़, दूसरी दे आर नॉट बाइंग फ्रॉम अमेरिका, जिसमें एक अफवाह है कि दे इज़ ए किल स्विच, जो टेक्नोलॉजी अमेरिका बेचता है उसमें किल स्विच है, दे कैन किल दैट प्रोडक्ट फ्रॉम फार अवे, तो यू आर सेफर विद नॉट बाइंग अमेरिकन टेक्नोलॉजी। तीसरी चीज़ ये है कि इजिप्ट की डिफेंस इंडस्ट्री में पैसे आते हैं जिसकी वजह से दे कैन डेवलप फर्दर, डू रिसर्च, तो ये दोनों मुल्कों का फ़ायदा डेफिनेटली हो रहा है, राइट। और मैं सुना कि वो बायकार या बेकार वॉट एवर द ड्रोन्स का नाम है, दे आर ऑल्सो बीइंग सोल्ड टू पाकिस्तान। इंडिया ने जब ख़रीदने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया, टर्की रिफ्यूज टू सेल इट टू इंडिया। सो यू कैन से कि ऑलरेडी यू कैन सी कि देर इज़ कोऑपरेशन गोइंग ऑन डिफेंस लेवल पर, और टर्की हैज़ प्रूवन टू बी ए क्रेडिबल पार्टनर, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो टर्की की मदद मिली पाकिस्तान को विदाउट एनी अग्रीमेंट वगैरह, सो टर्की इज़ क्वाइट क्रेडिबल। अब सवाल ये उठता है सऊदी पाकिस्तानी क्रेडिबिलिटी के बारे में, तो सऊदी अरेबिया कैन कंटिन्यू टू प्रोवाइड एंड सब्सिडाइज डिफेंस कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान के और टर्की के, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट ये दोनों मुल्क देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया पैसे देगा, टर्की टेक्नोलॉजी देगा, और पाकिस्तान की दूसरा सवाल ये है कि उनका जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आर दे गोइंग टू बी एन अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, टू प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया एंड टर्की, वी डोंट नो दैट। मुझे लगता है कि और हम कहते तो रहते हैं कि ये तमाम इस्लामिक कंट्रीज का है जो हमारे पास है, सबका है, ऐसा कई बार स्टेटमेंट आया, इसमें साफ लिखा हुआ है कि देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन न्यूक्लियर वेपन्स इसके ताल्लुक। जी बिल्कुल, लेकिन सर खैर यहाँ से तो बहुत बार इन्होंने पहले भी कई बार कहा है कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है वो तमाम इस्लामिक कंट्री के हैं, और इस तरह के, वैसे इसे अखलाकन बोला हो लेकिन बोलते हैं ये। नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो हु इज द फादर ऑफ योर बॉम्ब, मतलब उन्होंने उसको इस्लामिक बॉम्ब कहा था ना, कि देखिए कोई एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन आ जाती है जो अभी तक नहीं हुई किसी भी मुल्क में, कि अगर पाकिस्तान डजंट एक्ट तो सऊदी अरेबिया का नामो निशान मिट जाएगा, तो आई थिंक इन दैट सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान विल यूज इट, बट पाकिस्तान मे नॉट यूज इट फॉर कुवैत और फॉर
यूएई या टैंजानिया के लिए वगैरह नहीं यूज़ करेगा, बट आई थिंक फॉर सऊदी अरेबिया, बिकॉज सऊदी अरेबिया एक स्पेशल मुल्क है मुसलमानों का, मक्का और मदीना के वजह से, सो आई थिंक इट माइट बी यूज्ड टू डिफेंड देम। वैसे तो खैर सऊदी अरेबिया खुद भी सुनने में यही आता है कि बार बार अमेरिका से कह रहा है कि उनको भी परमिशन दी जाए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की। अब पता नहीं उनको मिलती है या परमिशन नहीं। तो उनको नहीं, बट दे जस्ट साइन द डील ना। जो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि अगर द डील विल नॉट गो थ्रू अगर सऊदी अरेबिया अब्राहम एकॉर्ड्स नहीं साइन करता, बट वो डील तो अमेरिका के साथ साइन हो चुकी है ऑफ न्यूक्लियर पीसफुल एनर्जी ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जिससे सऊदी अरेबिया में एनरिचमेंट होगा यूरेनियम का। देखिए बहुत मतलब पेपर पे इतना आसान है कि मैं खुद भी आराम से डिज़ाइन कर सकता हूँ न्यूक्लियर वेपन। इसमें मतलब आई हैव एनफ इंजीनियरिंग स्किल्स टू डिज़ाइन इट ऑन पेपर, लेकिन बनाना और चीज़ है, क्योंकि आपको यूरेनियम को या प्लूटोनियम को एनरिच करना पड़ता है कि तो जिस हालत में आपको वो मिलते हैं, यू कांट मेक अ बॉम्ब। और उसको एक्चुअली बॉम्ब बनाने के लिए आपको 95-98% लेवल तक एनरिच करना है। इतने सालों में ईरान सिर्फ 60% तक पहुंचा है उसको एनरिच करने के लिए। तो उसके लिए जो सेंट्रीफ्यूजेस बनाते हैं, दे आर वेरी टेक्निकली वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक, यानी उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए, कैपेसिटी चाहिए। तो बॉम्ब बनाना उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर ये एनरिचमेंट फैसिलिटी आ जाती है सऊदी अरेबिया में, देन दे विल हैव एनरिच्ड यूरेनियम, तो उसके बाद से बम बनाना बहुत आसान हो जाता है। वो एक जो स्टेप है, उसके बाद बम बनाओ और उसको वेपनाइज करो। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक। बम बना के वो आपके ऊपर ही फूट जा सकता है, सो यू हैव टू हैव ऑल द सेफ्टी मेजर्स वगैरह। सो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड साइंस। बट मुझे हैरत हो रही है कि देखिए 1945 में यूएस ने ओपनहाइमर फिल्म देखा आपने? नहीं सर। वो देखने लायक है। अमेरिका ने पहले एक शहर बनाया, फिर उसके बाद रिसर्च करके फिर वो बम बनाए ओपनहाइमर। द मूवी इज अबाउट मेकिंग द एटम बॉम्ब। तो 1945 देखिए, तकरीबन 80 साल से ज़्यादा हो गए हैं, एंड सो फ्यू कंट्रीज हैव दैट टेक्नोलॉजी, विच इज़ मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग है कि और मुल्क, मतलब देर आर कंट्रीज हु कैन मेक, जैसा जापान बना सकता है, ताइवान बना सकता है, साउथ कोरिया बना सकता है, स्वीडन। तो ऐसे 15-20 मुल्क हैं जिनके पास इंजीनियरिंग कैपेसिटी है टू मेक इट, एंड दे आर नॉट मेकिंग इट बिकॉज पॉलिटिकल विल नहीं है या ज़रूरत नहीं समझते। बट जो दूसरे मुल्क हैं, जैसा कि ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, द फैक्ट दैट दे आर नॉट एबल टू मेक इज एन इंडिकेशन के कितनी अंडर डेवलप्ड हैं अभी भी। बिल्कुल, लेकिन सर जाहिर है कि इस वक्त जो ये ग्रुप बनता चला जा रहा है, इसको ये जिस तरह बात कर रहे हैं उससे लग तो यही रहा है कि शायद ईरान के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन साथ साथ बना भी कर रहे हैं। लेकिन सर ईरान की तरफ से बयान आया कि वी डोंट सी दिस एज ए थ्रेट। देखिए ये दिस इज एन एंटी इजराइल थिंग, लेकिन इन्होंने जाके मेरे ख्याल से, देखिए तीनों मुल्क वाशिंगटन के काफ़ी करीब हैं, तो ऑब्वियसली बगैर ट्रम्प से इजाज़त लिए ये कदम नहीं उठाए। हो ही नहीं सकता। ट्रम्प को क्या बोले होंगे कि भाई ये ईरान के खिलाफ है, तो ट्रम्प ने बड़ा खुश होकर हाँ कह दिया, लेकिन आपस में ये कह रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ है। ये ट्रम्प के ईरान के खिलाफ नहीं है। द बेस्ट वे टू डू दिस कि ईरान की जंग खत्म होने के बाद दे शुड इनवाइट ईरान टू जॉइन इट, देन द प्रॉब्लम इज क्लियर ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन सर अगर हम लास्ट में बात करें जरा इंडिया और बांग्लादेश की, तो कुछ ऑफिशियल्स और प्राइम मिनिस्टर जो है बांग्लादेश के, उनकी मीटिंग हुई है और कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर अपने टर्म्स को ठीक करने की भारत कोशिश कर रहा है। लेकिन ये है कि वो चाह ये रहे हैं कि शुरुआत जो है वो बांग्लादेश की तरफ से हो। देयर इज सम कंफ्यूजन इन दिल्ली। देखिए तारिक रहमान को 2 बार इन्होंने दावत दी है टू कम टू इंडिया। एक जब वो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी, जब ही इंडिया के शायद प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट गए थे, तो जब ही ऑफिशियल दावत दी थी, विच ही डिड नॉट टेक। मतलब वो चाइना भी जाके आ चुके हैं तारिक रहमान, बट ही डिड नॉट कम टू इंडिया। ही सेंड खलीलुर रहमान, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो आए थे, 3 दिन रहे थे इंडिया में। तो शुरू में ऐसा सिग्नल लगा कि जो पाकिस्तान बांग्लादेश की तेज़ी से ताल्लुकात बढ़ रहे थे अंडर मोहम्मद यूनुस, वहाँ पे थोड़ी स्पीड स्लो हो गई।
और बीएनपी के आने से, और बीएनपी जिस ओरिजिनली इसको एंटी इंडिया पार्टी मानी जाती थी ये, बिकॉज अवामी लीग के साथ भारत का काफ़ी क्लोज ताल्लुकात था, इट सिग्नल साफ आ रहे थे कि तारिक रहमान वांट्स टू इम्प्रूव रिलेशंस विद इंडिया, और वो बातें चल रही थी। तो फिर पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले इंडिया ने दोबारा तारिक रहमान को दावत दी कि आप आइए ब्रिक्स की समिट को अटेंड करने, क्योंकि बांग्लादेश इज़ नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ बिम्स्टेक। ये ज़रूरी नहीं था, इंडिया के बिम्स्टेक का कोई ताल्लुक नहीं है ब्रिक्स से, बट इंडिया हैज़ इनवाइटेड इन द पास्ट, तो व्हाई? तो अब ये सवाल उठता है कि उन्होंने यस भी नहीं कहा, नो भी नहीं कहा। तो अगर ये शेख हसीना की तकरीर से पहले इट वाज वेरी क्लियर दैट ही वाज कमिंग टू इंडिया, हालांकि अभी तक एक्सेप्ट फॉर्मली उन्होंने नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि ये जो त्रिवेदी साहब हैं, जो इंडिया के एम्बेसडर, जो उनकी मुलाकात हुई है, आज मंडे है, हाँ आज ही हुई है, तो ही हैज़ गॉन देयर टू से 2-3 थिंग्स। एक कि भाई हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है शेख हसीना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विच इज़ स्टूपिड टू से, मतलब वो इंडिया के ओके के बगैर नहीं होती थी वो। दूसरी चीज़ ये है कि वी कैन अज्यूम कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि दे डिडंट चेक कि वो क्या बोलेंगे। ऑब्वियसली नॉट, राइट? दे मस्ट हैव सीन द टेक्स्ट, क्योंकि अगर तो ये बांग्लादेश विल बी स्टूपिड इफ इट अज्यूम्स कि इंडिया इज इनोसेंट ऑफ व्हाट शेख हसीना सेड एंड डिड। तो अब फिर उसके बाद वो आई डोंट नो व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू से, देखो मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे को, लेकिन तुम हाथ बढ़ाओ अपना, लाइक दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से ना, कि आप आओ हमारे पास आओ, हमारा ब्रिक्स समिट सक्सेसफुल करो, लेकिन हम आपको थप्पड़ मारते रहेंगे, शेख हसीना को उचकाते रहेंगे। लाइक इट इज, वो जो इंडिया ने किया है, इट इज़ ए शरारत, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इट विल कॉज ट्रबल इनसाइड बांग्लादेश, और फिर बांग्लादेश की पोजीशन हार्ड हो जाएगी। शेख हसीना जाते ही उनको बंद कर देंगे वो, बिकॉज ऑफ ऑल दिस ट्रबल। सो आई डोंट नो व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू। आई डोंट नो वो समझ रहे हैं कि दिस इज समथिंग ए वेरी स्मार्ट मूव दैट वी कैन डिस्टेबलाइज एज वेल एज रीच आउट। लेकिन एक चीज़ जाहिर है कि मोदी इज सीकिंग ए मीटिंग विद तारिक रहमान कि दो इनविटेशंस हुए हैं। सो देयर इज, बाज एनालिस्ट का ये ख्याल है कि फॉर सम रीजन इंडिया इज सीकिंग ए हाई लेवल मीटिंग विद बांग्लादेश। और अगर बांग्लादेश सुन रहे हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि बांग्लादेश शुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड ब्रिक्स। तो देखिए, इंडिया को छोड़ दें, कह दो हम आ रहे हैं, आपने इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच, वी आर कमिंग, बट ही शुड ट्राई टू गेट सम हाई लेवल बायलैटरल्स। शी जिनपिंग अगर आ रहे हैं तो उनके साथ, पुतिन आते हैं तो पुतिन के साथ, जितने भी दूसरे लीडर्स आ रहे हैं ऑब्वियसली आएंगे। हाँ, तो ईरान के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, उनसे मिल लें। पाकिस्तान से तो कोई नहीं आए, ब्रिक्स में तो नहीं है आपके पास, SCO में हो आप लोग, तो वो तो, लेकिन ब्रिक्स में जो दूसरे मुल्क हैं, ब्राज़ील हैं वगैरह, उनसे मिल लें, एंड सेंट्रल एशिया के मुल्क रहेंगे वहाँ पर। सो I think कि साउथ अफ्रीका विल आल्सो बी देयर। साउथ अफ्रीका से मिले, जॉइन द, मतलब जो केस चल रहा है इजराइल के खिलाफ, सो दे कैन डू अ लॉट ऑफ गुड बांग्लादेश। सो आई थिंक ही शुड कम टू इंडिया, और इंडिया में खड़े रह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शेख हसीना को क्रिटिसाइज कर दें। जो बातें आप ढाका से कर रहे हैं वो आप दिल्ली से भी कर सकते हैं। सो इट विल बी इवन मोर पावरफुल। वो सारी मीडिया जो शेख हसीना को कवर करी, तारिक रहमान को कवर करेगी। सो आई थिंक ही शुड कम टू इंडिया, एंड जो उन्होंने बातें की कि दिस इज, आप एक मैस मर्डरर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप क्यों नहीं उनको, व्हाई डोंट यू, जो एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट है उस पर क्यों नहीं आगे काम कर रहे हो। और तीसरी चीज़ ये है कि देखिए, बांग्लादेश इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बहुत डिपेंडेंसी है इंडिया पर। इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, तो $13 बिलियन के करीब कुछ ट्रेड है। तो आप डिपेंड करते हैं इंडिया पर फॉर अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉटन वगैरह जो आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जाता है।
हेल्थ केयर के मामले में भी ये सारे मुल्क जो हैं वो हेल्थ केयर में डिपेंड करते हैं ऑन इंडिया। मालदीव्स भी, फॉर एग्जांपल, मालदीव्स का तो पानी भी इंडिया से जाता है, पीने का पानी। सो सो बांग्लादेश हैज़ टू, प्लस इश्यूज है, बॉर्डर इश्यूज हैं, रिवर के इश्यूज हैं। सो दे नीड, मतलब वो इंडिया से, they can't have enmity with India, they can't afford that. So at some point they have to improve their relation. So I think जी तो आई थिंक दैट इज व्हाट दे नीड टू डू। तो उनके लिए थोड़ा इंडिया ने मसला कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अगर ये शेख हसीना की चीज नहीं होती तो आई थिंक के बांग्लादेश इंडिया के रिलेशंस तेजी से नॉर्मलाइज हो जाते। वैसे हो जाने चाहिए, जैसे आप भी कह रहे हैं कि उनको फायदा ही है अगर वो इंडिया से बात कर लेते हैं या इंडिया से अपने रिलेशंस बेहतर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली जो कंट्रीज है वो बेनिफिट्स देखकर चलती हैं, तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इनके ऑपोजिशन में जमात इस्लामी है, तो जमात इस्लामी इनको कहेगी ये क्या फायदा हुआ रेवोल्यूशन हमको करके, कि अगर शेख हसीना की तरह ये भी चमचे बन जा रहे हैं इंडिया के। सो ही हैज टू बैलेंस दैट ना, डोमेस्टिक ऑपोजिशन बढ़ेगा उनके खिलाफ, प्लस खास तौर से अगर इंडिया इस तरह की हरकतें करेगी तो पीपल इन इंडिया, वहाँ पे तो एफिजीज वगैरह जला रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं सड़कों पर। तो इफ इंडिया का गोल वाज टू क्रिएट केओस इन बांग्लादेश, दे हैव अचीव्ड इट टू सम एक्सटेंट। इसलिए भी वो, मतलब उनका जो एजेंडा है दैट इज बीइंग डिसरप्टेड ना बाय डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आल्सो बिकॉज ऑफ शेख हसीना के स्टेटमेंट्स। तो मेरे ख्याल से इफ इंडिया इज नॉट वेरी केयरफुल, इसके रिएक्शन में बांग्लादेश माइट कम क्लोजर टू पाकिस्तान एंड कम क्लोजर, इवन मोर क्लोजर टू चाइना। सिक्योरिटी और इकोनॉमिक मामलात में अब इंडिया इज नॉट नंबर 1 इन बांग्लादेश। पूरी तरह से बांग्लादेश मिलिटरीली डिपेंडेंट है चाइना पर। इकोनॉमिकली वो डिपेंडेंसी भी बढ़ते जा रही है। एट सम पॉइंट बांग्लादेश विल बिकम लाइक ए कॉलोनी ऑफ चाइना एंड दैट इज नॉट व्हाट इंडिया वांट्स। बिल्कुल, और लेकिन खैर होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि चाइना का कुछ खास अच्छा लोगों को एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल है उससे तो बचना ही चाहिए, हम तो भुगत ही रहे। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू। बाय।